हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडे सेशन विच इज़ ऑन इन्फ्लेशन। सो कल हमने इन्फ्लेशन का पार्ट 1 देखा था। सो बेसिकली पहले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, देन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बताया था, और आपको याद हो तो हमने ये भी बात की थी कि इन्फ्लेशन हर केस में इकोनॉमी के लिए बुरा नहीं होता। इनफैक्ट मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। सो उसकी भी हमने ब्रैकेट देखी थी। सो 4% इज़ द इन्फ्लेशन टारगेट जो आरबीआई ने सेट करी है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, और ये ±2% हो सकता है। सो आपको मैंने ब्रैकेट बताई थी कि 2 to 6% अगर इन्फ्लेशन रहे, सो दिस इज़ नॉट अ हेडेक फॉर द गवर्नमेंट और द आरबीआई। नाउ अगर 2 के नीचे जाता है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इसके लिए, इकनॉमी के लिए, और अगर वो 6 के एबव जाता है तो फिर वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। सो ये दो चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने बात करी थी कि कितने टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन के। सो फर्स्ट था कि लाइक जो कॉजेज़ होते हैं उसके बेसिस पे क्या क्या टाइप्स हैं, और जो इन्फ्लेशन की रेट है उसके बेसिस पे क्या क्या टाइप्स हैं। और आज फिर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है इन्फ्लेशन के ऊपर ही, ये आपको अभी आर्टिकल दिख रही होगी। सो इसमें कुछ कुछ और भी टर्म्स है जो मैंने पहले वीडियो में कवर नहीं की थी, जैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, फिर कोर इन्फ्लेशन क्या है, और इन्फ्लेशन को इंडिया में या फिर कहीं और भी किसी भी इकनॉमी में कैसे मेजर करते हैं। सो वन बाय वन करके हम सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अभी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप के मेजरमेंट्स हो सकते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर से। अब जीडीपी डिफ्लेटर को समझने के पहले जीडीपी से देख लेते हैं क्या है वो। सो जीडीपी इज़ एक्चुअली ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री या फिर इकोनॉमी। डिपेंड करता है हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो फिर कंट्री है, लेकिन सपोज़ अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं तो वो यूनियन ऑफ कंट्रीज़ है। सो आप मोस्टली ये समझना कि किसी भी इकोनॉमी की बात कर रहे हो, उनके बाउंड्री के भीतर जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जितनी सर्विसेज रेंडर्ड की जा रही हैं, सो उन सब का कंबाइंड जो मार्केट प्राइस होगा दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, जीडीपी को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक नॉमिनल टर्म में, दूसरा रियल टर्म में। अब फिर इसकी क्या मीनिंग है। सो जीडीपी के लिए एक बेस ईयर होता है। नाउ बेस ईयर एक वैसा ईयर है जिसमें कि प्राइस की फ्लक्चुएशन रिसेंट कुछ सालों में सबसे कम रही हो, क्योंकि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि 7-8 सालों में कोई एक ऐसा टाइम आता है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाती है, जैसे कोविड का टाइम था, राइट। तो उसमें प्राइस लेवल और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एक जो नॉर्मल लेवल है उससे वो काफ़ी वैरी करने लगता है, राइट। सो बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक जितने भी इंडिकेटर्स है वो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहे। सो अभी जीडीपी का बेस ईयर इंडिया में 2012 है। ठीक, ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि बेस ईयर पे ही डिपेंड करेगा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। सो नॉमिनल जीडीपी क्या है बेसिकली, कि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट प्राइस क्या है। अब ये मार्केट प्राइस है ना, इसको हम पहले कंपेयर करेंगे इसके बेस ईयर से। ठीक है, अगर हम बेस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में लिखें तो फिर हो सकता है कि मार्केट प्राइस थोड़ी सी हमें कम दिखेगी। बट सपोज़ कि इस साल अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ गया, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो उस केस में जो उसकी मार्केट प्राइस होगी ना वो बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी। सपोज़ कोई एक ऐसा सामान जो पिछले साल 10 रुपये में मिलता था, अगर अभी किसी भी कारण से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सपोज उसका प्राइस हो गया 15। सो अगर हम 15 को मार्केट प्राइस माने, जो कि है भी, और उसके बेसिस पे हम जीडीपी कैलकुलेट करें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ऐसा दिखने लगेगा कि जीडीपी बाय 50% इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, अब ये बहुत ही मैनिपुलेटिव फिगर है, बिकॉज जीडीपी एक्चुअली में बढ़ी नहीं है, हुआ बस ये है कि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है, इस प्राइस को, और एडजस्टेड जो प्राइस होगा वो फिर हम उसको बोलेंगे रियल जीडीपी, राइट। सो अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, तो हम सिंपली नॉमिनल जीडीपी इसको डिवाइड करेंगे रियल जीडीपी से और इनटू 100 कर देंगे, या फिर सिंपली अगर हम रेशियो के फॉर्म में भी लिखें तो ये हमारा हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। अब आप नोटिस करना कि नॉमिनल जीडीपी अगर इन्फ्लेशन की रेट पॉजिटिव है, कल हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन हर बार पॉजिटिव नहीं हो सकता, कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है, जो हम बेसिकली डी ग्रोथ के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, जिसे हम डिफ्लेशन भी बोलते हैं।
सो डिफ्लेशन के टाइम पे नेगेटिव इन्फ्लेशन हो जाता है, राइट। लेकिन नॉर्मली जब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो आप देखोगे कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा होगी। दैट्स वाई ये जो आपको रेशियो मिलेगा ना, ये हमेशा मोर देन 1 होगा। सो अब डिफ्लेटर वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें शो करना है कि इन्फ्लेशन के वजह से जीडीपी में क्या इम्पैक्ट आया है, सो जो भी जीडीपी है, जो मार्केट प्राइस है, उसको अगर आप जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर दो तो आपको रियल जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मेजर इन्फ्लेशन को मेजर करने का। देन हम आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये एक बहुत ही बेसिक टर्म है, वैसे इंडिया में ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि कैसे सीपीआई इसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड या फिर एक कोई भी इंडिविजुअल वो जितनी भी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, जितने भी सर्विसेज अवेल कर रहा है, मंथली बेसिस पे हो सकता है या फिर ईयरली बेसिस पे हो सकता है, सो वो जितने जो बंडल ऑफ गुड्स है और जितने सर्विसेज हैं जो वो हमेशा रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके प्राइस में जितने का भी इंक्रीज़ होता है, सपोज़ 100 रुपये ये एक बंडल की प्राइस है, कुछ भी हो सकता है इसमें, नेक्स्ट मंथ वो मिल रहा है 105 का, तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5%, और ये आपकी इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सो अगर मैं ऐसे ऑर्डर बनाऊं तो पीपीआई, उसके बाद डब्ल्यूपीआई जो हम आगे देखेंगे अभी, और फिर सीपीआई। अब यहाँ पे ये एक दूसरे से लिंक्ड है, कैसे है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बताना। सो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके उसको प्रोसेस करके वो फिर कोई एक फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फिर ये गुड रिटेल नहीं, होलसेल मार्केट में बिकती है। सो प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल्स जिस प्राइस पे मिली है एंड उसको प्रोसेस करके जब वो फाइनल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद जब वो बेच रहा है मार्केट में किसी होलसेलर को, तो वो कितने प्राइस में बेच रहा है, राइट। अगर हम इसकी स्टडी कर ले तो हमें ये समझ में आएगी बात कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पे कितना हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो आपके फर्स्ट पॉइंट है, राइट। अगर उन पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन का, तो वो इम्पैक्ट वो फिर पास ऑन होगा होलसेलर्स पे, एंड फिर वो इम्पैक्ट पास ऑन होगा कंज्यूमर पे, ठीक है, हमारे पे। सो अगर यहाँ पे चीज़ें ठीक है तो फिर हमें भी दिक्कत नहीं होती है, बट अगर उनको रॉ मटेरियल्स महंगे मिलने लग गए तो फिर धीरे धीरे ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है ये पास ऑन होता है कंज्यूमर्स पे। सो इसमें एक मैंने लिखा आउटपुट पीपीआई, दूसरा है इनपुट पीपीआई। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इनपुट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर वो बेसिकली क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को अपने टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लेबर, कैपिटल और भी जितने तरह की इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स में हो रखी होती हैं या फिर जो ह्यूमन कैपिटल होता है, उसको यूज़ करके वो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करेगा किसी और फॉर्म में जो कि कंज्यूमेबल है, जो मार्केट में बिक सके, राइट। सो इनपुट पीपीआई हो गया कि रॉ मटेरियल्स यानी जो चीज़ें परचेज कर रहा है कोई भी मैन्युफैक्चरर, उसके प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। आउटपुट पीपीआई का मतलब ये कि जो प्रोसेस्ड गुड है यानी फिनिश्ड गुड्स है, सो उसको वो कितने में सेल कर पा रहा है होलसेलर्स को। सो अब ये दोनों को समझना क्यों ज़रूरी है। अगर इनपुट पीपीआई इंक्रीज़ हो रही है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो आउटपुट पीपीआई को भी या फिर आउटपुट लाइक जो प्राइसेस होती हैं, सेलिंग प्राइस, सो अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी। किसी ऐसे केस में कि इनपुट कॉस्ट में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ लेकिन उसने आउटपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्री के जो बॉडीज़ हैं वो इंटरवीन करके मैन्युफैक्चरर्स को उन पे प्रेशर डाल सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो अपने प्राइस को रिड्यूस करें। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर इनपुट की कॉस्ट बढ़े तो ही वो आउटपुट की कॉस्ट बढ़ा सकता है, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी था। नाउ जैसे मैंने बताया कि पीपीआई में अगर प्रोड्यूसर को कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो फिर वो इस इफेक्ट को पास ऑन करेगा अपने से नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज़ होलसेलर्स। सो इसको हम देखते हैं क्या है ये। तो WPI मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो बेस ईयर है दैट इज़ 2011-12। बेस ईयर क्या है मैंने समझा दिया आपको। सो ये PPI से डिफ़र इस सेंस में करता है कि PPI हमेशा वो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन WPI जो होगा ना, मार्केट में जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। सो WPI को हम यहाँ लिख सकते हैं
डिस्ट्रीब्यूटर्स के केस में WPI में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर जो होलसेलर्स हैं ये उसको इम्पैक्ट करेगा, ना कि मैन्युफैक्चरर्स को। सो ये दोनों में डिफरेंस है। अब WPI के डेटा को कौन कंपाइल करता है या कौन रिलीज़ करता है ऐसे? सो रिलीज़ करने का काम वो है ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, CEA, ठीक है। इनकी ऑफिस ये डेटा पब्लिश करती है। बेस ईयर मैंने बता दिया आपको 2011-12 है। सो हमने PPI देख लिया, WPI देख लिया। अब इसके बाद बारी आती है कंज्यूमर्स की। सो होलसेलर्स को अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो फिर इस इफेक्ट को पास ऑन करेगा कंज्यूमर्स पे, राइट। सो जैसा मैं बता रहा था पहले कि PPI इसमें इंक्रीज़ होती है तो वो WPI को भी इनडायरेक्टली बढ़ाएगा, फिर CPI पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। सो CPI क्या है? आपको मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। अब इस नाम से कॉन्सेप्ट इंडिया में यूज़ नहीं होता है, बट CPI एक्चुअली में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही है। और RBI ने 2014 में डिसाइड किया था कि हम CPI को ही अपने मॉनेटरी पॉलिसी का बेस बनाएंगे। एज इन मॉनेटरी पॉलिसी का काम ये होता है कि इन्फ्लेशन के रेट को एडजस्ट करना, उसको कंट्रोल में रखना, सो दैट जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे ना पे करना पड़े। एट द सेम टाइम मैंने ये भी बताया आपको कि 2% से नीचे भी ना जाए, ये काम भी RBI मैनेज करती है। सो CPI के बेसिस पे ही RBI की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो डिसाइड होगी कि फिर इंटरेस्ट रेट का क्या करना है। देन इसका डेटा कंपाइल करने का काम सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, बट हम ये बोल सकते हैं कि जो CPI का कंबाइंड डेटा है, सो दैट इज़ पब्लिश्ड बाय NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये CSO था एंड बाद में ये हुआ CSO एंड NSSO। इन दोनों को कंबाइन करके NSO बना दिया गया था। ये आई थिंक 2016 में हुआ, ठीक है। इसके लिए बेस ईयर एक सिंगल बेस ईयर नहीं है, हम आगे इसको देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। इसमें आपको 4 टाइप्स मिलेंगे CPI में। सो एक एक करके उनको हम देखते हैं अभी। सबसे पहला है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ये पब्लिश करती है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर वेलफेयर। उनके अंदर ये एक अटैच्ड ऑफिस है जिसका काम है इस इंडेक्स को पब्लिश करना। देन इसका बेस ईयर अगर आप देखोगे तो इसका बेस ईयर है 2016। और नेक्स्ट है इसमें CPI फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर। इसका बेस ईयर है 1986-87। इनफैक्ट दोनों का, रूरल लेबर और एग्रीकल्चरल वर्कर्स, इन दोनों की जो CPI कैलकुलेट होती है तो उन दोनों का बेस ईयर है 1986-87। उसके बाद हम आते हैं इस पर रूरल अर्बन कंबाइंड। ये पब्लिश करने का काम होता है NSO का, ठीक है। इनफैक्ट इन दोनों को भी लेबर ब्यूरो ही पब्लिश करती है। सो क्वेश्चन ये आ सकता है एग्ज़ाम में, या तो किसी का बेस ईयर पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा कि इसको पब्लिश कौन करता है। तो ये दो चीज़ें, डेटा पॉइंट्स, ये आपको याद होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चंस आते भी हैं और आगे भी आ सकते हैं। सो ये था हमारा इन्फ्लेशन के टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो। सो हमने स्टैटिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, डेफिनेशन, उनके टाइप्स, ये हमने पिछली वीडियो में देखी थी। इनकेस अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप एक बार वो भी देख लो, तो फिर आगे का आपको यहाँ पे समझ में आएगा पूरा। तो आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अपने फ्रेंड्स, जितने भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, उनको आप उनके साथ वीडियो के लिंक शेयर करो, और अपना फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।